ईरान पर हमले के पहले आपने देखा था कैसे ईरान के भीतर के लोगों ने ही एक बड़ा आंदोलन खामनेई के खिलाफ शुरू कर दिया था। लोग सड़कों पर थे, पूरा ईरान जल रहा था, पूरे 31 के 31 प्रोविंसेस में आग लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ अमेरिका का अटैक, इजराइल का अटैक। और वही ईरान जहां पर अपने रूलर से असंतुष्ट दिखाई दे रहे थे लोग, इस समय सॉलिडेरिटी में खड़े हुए हैं। खामनेई पहले से और ज्यादा मजबूत हो गए हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठा माने जाने वाले उनके युद्धपोत इस समय खतरे की जद में है। जेराल्ड आर फोर्ड तो कहा गया कि 30 दिनों तक सुलगता रहा, यहां तक कि सैनिकों के जो वहां रहने, उनके बिस्तर वगैरह जहां लगे हुए थे, वहां तक आग पहुंच गई। ये क्या है? क्या ये यही है कि इसको ट्रंप की भयानक भूल के अलावा कोई और विशेषण नहीं दिया जा सकता? इसके बारे में चर्चा होगी। तमाम खबरों के अक्स में आपको यह सब दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले जरा यह देखिए बेरूत में क्या हुआ है। बेरूत में इजराइल का एक बार फिर से अटैक हुआ। मैं आपको लगातार यह बता रहा हूं कि न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान का भी हाल बुरा है। यहां बेरूत में एक बार फिर से हमला किया गया। इजराइल ने तेज किया स्ट्राइक। इजराइल हमले के बाद धुएं का गुबार यहां दिखाई दिया। इजराइल हमले के बाद एक बार फिर देखिए ये लेबनान का हाल है। यहां हिजबुल्ला और हिजबुल्ला सिंपैथाइजर्स को पहचान कर, उनकी लीडरशिप को पहचान कर वो कहां रुके हुए हैं, वो कहां रह रहे हैं, वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, उसको पहचान कर उन जगहों पर इजराइल मार रहा है। और इसी की एक और तस्वीर सामने आई है, इस बार फिर बेरूत से। बेरूत में तबाही की ये तस्वीरें। आगे आपको ले चलता हूं तेल अवीव में क्या हुआ जरा देखिए। तेल अवीव में अभी बड़ा हमला हुआ है। तेल अवीव में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ। तेल अवीव से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। तेल अवीव ईरान की मिसाइलों के गुस्से का मरकज बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर तेल अवीव। कल भी मैंने आपको शाम को तेल अवीव के बारे में बताया था, किस तरीके से तेल अवीव में मिसाइलें इम्प्रेग्नेबल माने जाने वाले आयरन शील्ड को, आयरन डोम को चकमा देकर वहां तक पहुंच रही हैं। और एक बार फिर से यहां पर यही दिखाई दे रहा है। तेल अवीव में एक और जगह को ईरान की मिसाइल निशाना बनाने में कामयाब हुई। और अब जरा उधर चलिए इराक की तरफ। इराक में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। इराक की राजधानी बगदाद में अटैक हुआ। ड्रोन से हमले में दूतावास में आग लग गई। यहां ये ड्रोन हमला देखिए और वहां दूतावास में आग लगते हुए देखिए। इराक में वो अमेरिका के बेसेस हो या फिर वहां एम्बेसी हो, यहां कैसे निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका की मौजूदगी जहां जहां पर है, ईरान उन जगहों को छोड़ नहीं रहा है। जरा सुनिए इन धमाकों को, देखिए इन तस्वीरों को। बगदाद में ईरानी ड्रोन पर गोले दागे गए। काउंटर रॉकेट आर्टिलरी और मोर्टार से फायर किया गया। अमेरिकी दूतावास पर हुआ था ड्रोन अटैक। ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर से एयर डिफेंस जाहिर है एक्टिव था, लेकिन उसके एक्टिव होने के बावजूद यहां एक ड्रोन स्लिप इन करने में कामयाब रहा और उसने जाकर कितना बड़ा धमाका किया वो आपने देखा। यहां पर देखिए जब ये ड्रोन आ रहे थे बगदाद की तरफ, उस समय इन ड्रोन्स को रोकने के लिए इराक में जो एयर डिफेंस लगाया गया है वो एयर डिफेंस भी एक्टिव है। यहां देखिए किस तरीके से जो काउंटर फायर होता है एयर डिफेंस का, किसी आर्टिलरी को, किसी शेल को, किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, किसी प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए वो यहां पर अपना काम कर रहा था। लेकिन इतने सारे ड्रोन अगर एक साथ आएंगे तो सैचुरेशन की वजह से फिर एयर डिफेंस बियॉन्ड अ पॉइंट लाचार दिखाई देता है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। एक बार फिर लेबनान ले चलता हूं। दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक स्ट्राइक हुई है। आईडीएफ का अरब अल आरम शेह पर हमला। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह करने के लिए हमला किया गया। यह भीषण हमला है दक्षिणी लेबनान में। यह भीषण हमला, यह कितना भीषण हमला है इन आवाजों से और तस्वीरों से आपको स्पष्ट हो जाएगा। इजराइल के होलन में ईरान का हमला। ईरानी हमले में बिल्डिंग पर निशाना। इजराइल के पुलिस सेंटर पर हमला। ईरान ने इजराइल में तेज किए हमले। इजराइल के भीतर यह पुलिस सेंटर पर हमला किया गया है, क्योंकि ईरान में भी कई जगहों पर पुलिस के ठिकानों को निशाना बनाकर, उनके थानों को निशाना बनाकर हमला किया गया। इसीलिए यहां पर होलन में ईरान ने हमला किया है, जहां बिल्डिंग पर निशाना जिसको बनाया गया है, जिस बिल्डिंग को, वहां पुलिस सेंटर काम करता था और इसे टारगेट करते हुए यहां पर यह हमला बोला गया है। तो अटैक हो रहा है, काउंटर अटैक हो रहा है। इजराइल और अमेरिका अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। ईरान पलटवार कर रहा है, खास तौर से इजराइल में आप देख रहे हैं, और साथ में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में। और यूएई का हाल बुरा है। आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 2 एमिरेट्स जो अभी तक इस हमले में बचे हुए थे, और ऐसा लग रहा है कि ईरान के की मिसाइलें और ड्रोन वहां तक नहीं पहुंचे थे,
आज वो 2 एमिरेट्स भी निशाने पर आ गए और इससे सारे के सारे एमिरेट्स, कुल 7 एमिरेट्स हैं यूएई में, सारे के सारे ईरान के टारगेट बन चुके हैं। कैसे, आज कौन कौन से आए और किस तरीके से पूरे यूएई में इस समय हड़कंप है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। जनरल वीके दत्ता, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ भी आज की शाम इस चर्चा में है। एम्बेसडर अचल कुमार मल्होत्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में है और पूर्णिमा नाथ जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं अमेरिका से। एक बार फिर हमें ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। आगे बढ़ने से पहले जरा ये देखिए, ये खबर, ईरान ने यूएई को धुआं कर दिया। पहली बार शारजाह में ईरान का हमला हुआ। शारजाह के इंडस्ट्रियल जोन में हमला। शारजाह खास तौर से क्रिकेट मैचेस के लिए और इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचेस के लिए खास तौर से जाना जाता रहा है। लेकिन वही शारजाह किस तरीके से सुलग रहा है, यहां पर देखिए आप। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कोई एमिरेट अब ऐसा नहीं बचा है जहां पर ईरान के मिसाइलें या ड्रोन पहुंचकर तबाही मचा चुकी हूं। शारजाह बचा था, लेकिन आज शारजाह भी निशाने पर आ गया। शारजाह से आई तस्वीरें इस समय मैं आपके सामने रख रहा हूं। शारजाह में यह बड़ा हमला है, जरा सुनिए। यूएई के रक्षा मंत्रालय का दावा, ईरान ने दागी आज 10 बैलिस्टिक मिसाइलें। यूएई के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 10 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गईं यूएई को टारगेट करते हुए। ईरान ने 45 ड्रोन से भी हमला बोला। एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी को नष्ट कर दिया, ये यूएई का दावा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, असल में ये सारे के सारे एमिरेट्स किसी ना किसी मोनार्क के रूल में होते हैं, लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट है वो कॉमन गवर्नमेंट होती है। इनकी साझा सरकार है और हर जगह का अपना एक मोनार्क है, ये यहां का दस्तूर है। इसीलिए हर एक एमिरेट्स का अपना वजूद भी है, लेकिन वो साझा सरकार के साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए भी हैं। ये है यूएई। तो यूएई में डिफरेंट एमिरेट्स होने के बावजूद ये एक देश है, ऐसा आप कह सकते हैं। और यहां कोई एमिरेट्स अब ऐसा नहीं बचा है जहां तक ईरान की मिसाइलें या ड्रोन ना पहुंचे हों। अब जरा ये भी देख लीजिए, ये एमिरेट्स को बड़ा इस बारे में आश्वस्ति थी कि अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में वो एकदम सेफ हैं। अमेरिका ने यही कहा था, आप चिंता मत कीजिए, किसी भी तरह की सिक्योरिटी का जिम्मा हम पर छोड़ दीजिए, बाकी आप प्रॉस्पेरस होने में ध्यान लगाइए, बिजनेस में ध्यान लगाइए। यही किया एमिरेट्स ने और ये आज उनके लिए क्या काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। क्या अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला की धज्जियां उड़ गई हैं? ईरान ने यह दिखा दिया है कि अमेरिका की सिक्योरिटी अश्योरेंस पर एतबार कितना महंगा साबित हो सकता है। यूएई से तो ईरान के संबंध सही थे, अचानक अरब में हमले तेज क्यों कर दिए ईरान ने? इतने भोले बलम बनकर दिखा रहे हैं ट्रंप यहां पर, इतने तेज क्यों कर दिए उन्होंने हमले यूएई पर, ये पूछ रहे हैं वहां अपने बेसिस बनाने के बावजूद। लेकिन यहां सुन लीजिए उन्होंने किस अंदाज में ये कहा है, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाता हूं। सुन लिया आपने डोनाल्ड ट्रंप को। तो क्या जनरल दत्ता, ट्रंप ये सोच रहे थे कि क्योंकि ये इस्लाम को मानने वाली कंट्रीज हैं, इनके यहां बेस बनाकर हम यहां से मिसाइलें मारते रहेंगे, ईरान को बम चलाते रहेंगे, हमारे फाइटर जेट्स उड़ते रहेंगे, ईरान पे जाके हमला करते रहेंगे, लेकिन ईरान इन पर हमला नहीं करेगा, क्या ये सोच रहे थे ये? बिल्कुल दिनेश, एब्सोल्युटली राइट। अमेरिका ने और उनके साथियों ने, खास करके इजराइल और जितने ये अरब कंट्रीज़ हैं जो अमेरिकन बेसिस को जिन्होंने जगह दे रखी है, इनको अंदेशा नहीं था कि अगर उनकी बेसिस को यूज़ करके ईरान के ऊपर हमला होता है तो ईरान क्या उनके ऊपर पलटवार नहीं करेगा। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले जब ये बिल्डअप चल रहा था तो बहुत सारी अरब कंट्रीज़ ने बोला था कि हम अपना एयर स्पेस हमले के लिए इजाज़त नहीं देंगे, बोला गया था। लेकिन जब जंग चालू हुई और जब पहला हमला हो गया, उसके बाद अमेरिका ने इन्हीं की बेसिस को इस्तेमाल करके ईरान को टारगेट किया। और ख़ास करके खरग आइलैंड पे अभी जब पिछला हमला हुआ है वो यूएई की बेसिस का इस्तेमाल करके हुआ है वो। तो ईरान ने चेतावनी दी थी कि जितनी जगह पर अमेरिकन एसेट्स मौजूद हैं इन सारी कंट्रीज़ों, उसको टारगेट करेगा, वो उन कंट्रीज़ को पर से टारगेट नहीं कर रहा है। और उसने ये भी बोला कि आप बोले कि ये अपनी बेसिस यहाँ से अमेरिका हटा ले। तो अभी जहाँ तक ईरान का सवाल है, वो हर एक जगह पे पलटवार करेगा जहाँ से उसके ऊपर हमला हुआ, या जिन बेसिस का इस्तेमाल करके उनके यहाँ तबाही मचाई गई, यहाँ जिन बेसिस का इस्तेमाल करके खरग आइलैंड हो या उनके और एसेट्स के ऊपर हमला हुआ हो। ये सर, इसमें खास तौर से ये जो मैसेजिंग वाली बात है, अचल मल्होत्रा सर से मैं समझना चाहता हूँ। अचल मल्होत्रा साहब, जब ये कहा जाता है कि एक्चुअली टेबल पर इट इज काइंड ऑफ अ वॉर ऑन द टेबल ऑफ डिप्लोमेसी विच इज फॉट, और मैदान पर इट इज काइंड ऑफ अ डिप्लोमेसी
विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द वॉर। तो यहां किस तरह की मैसेजिंग है सर जो देने की कोशिश है ईरान की तरफ से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को? अगर आपको ये अचल मल्होत्रा सर से सवाल है सर। नमस्कार दिनेश, को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। तो देखिए, ईरान की तरफ से मैसेज साफ है। उसने शुरू से इंडिकेट करना शुरू कर दिया था कि अगर आपने मेरे पे कोई बहुत बड़ा अटैक किया तो उसका खमियाजा आपके जो अलाइज है, जहां आपने बेसिस बना रखे हैं, वो भी उठाएंगे। ठीक। ये लगातार मैसेजिंग ये बता रही है कि ईरान में अभी दमखम है। अगर आपने आंकलन किया था कि एक स्ट्राइक में ईरान जो है तबाह हो जाएगा, उसकी जनता सड़कों पे आ जाएगी, रिजीम को उठा के फेंक दिया जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी इल इन्फॉर्म थे और आपकी जो भी असेसमेंट थी वो गलत थी। अब इस लड़ाई को जो अमेरिका और इजराइल की तरफ से बढ़ाने की कोशिश क्या वो जो शुरू से कर ही रहे हैं, तो उसको ईरान को एक वाजिब जवाब देना है। और ये जवाब दे रहे हैं उनके जो नियरेस्ट जो टारगेट पे आते हैं उन सब पे अटैक करके, और इस वॉर की इकोनॉमिक कॉस्ट को बढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ बेसिस पे अटैक नहीं हो रहे, सेलेक्टेड अटैक्स नहीं हो रहे, इसका जो खमियाजा है पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तो आपने इन्होंने जो स्ट्रेट को किया, वहां पे जो ब्लॉकेट किया, उससे ट्रेड फ्लो, ऑयल फ्लो, इसके चलते हुए दुनिया में वो मच गई, खलबली मची हुई है। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, नेचुरल गैस की सप्लाईज रुक रही है, ट्रेड फ्लोज रुक रहे हैं। इस तरफ जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया या दुबई, जो दुनिया के सेफ हेवंस माने जाते थे, अब वहां 10 बार सोचेंगे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए या वहां आने के लिए। तो ये जो इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाने का मतलब ये है कि ट्रम्प के ऊपर एक दबाव बने कि भाई आप स्टॉप इट नाउ, ये जो आपने शुरू किया है इसको खत्म करो किसी तरीके से। अच्छा सर, ये तो हो गया ईरान का पर्सपेक्टिव। ईरान ऐसा क्यों कर रहा है, ये महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव है कि इसमें अमेरिका के लिए ओवरऑल कीमत बढ़ाई जाए ताकि उसको ये महसूस हो कि ये ऐसा है कि ये केक वॉक उसके लिए भी नहीं होने वाला, उसके लिए कीमत बढ़ा दी जाए। ये बात तो समझ में आई, लेकिन क्या ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, ये यूएई, क्या आने वाले दिनों में अपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए ये व्यवस्था क्या करेंगे? क्या अमेरिकी एश्योरेंस इनके लिए काफी होगा, और नहीं होगा तो ये करेंगे क्या? यहां के बाद ये कितनी जल्दी क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। लेकिन ईरान का इजराइल पर भीषण हमला हुआ, उसकी तस्वीरें जरा देख लीजिए। ईरान ने तेल अवीव पर दागी क्लस्टर मिसाइलें। ईरान की क्लस्टर मिसाइल से इमारत पूरी ध्वस्त हो गई। ये क्लस्टर मिसाइल, आपने क्लस्टर बॉम्ब का नाम सुना है, आपने सुना है कि किस तरीके से एक बॉम्ब जो है वो कई छोटे छोटे बॉम्ब्स का रूप लेता है और उस जगह को जाकर एक कारपेट की तरह बिछ जाते हैं बॉम्ब वहां पर। और यहां पर ये समूह में जब एक मिसाइल जाकर एक सब म्यूनिशंस में डिवाइड होती है, तो कैसे उस पूरे इलाके को इन छोटी छोटी मिसाइलों से भेद दिया जाता है, और इसको अलग कर पाना, इसको अलग अलग इंटरसेप्ट कर पाना, ये एयर डिफेंस के लिए मुश्किल होता है। अब जरा यहां पर ये भी देखिए, ट्रंप के चक्कर में क्या अरब कंट्रीज फंस गई हैं? आशीष सिंह भी हमारे साथ डिफेंस जर्नलिस्ट अब इस चर्चा में शामिल हो गए हैं, लेकिन जरा ये देखिए, ट्रंप के चक्कर में क्या फंस गया है अरब? दोहा में आज 14 बैलिस्टिक मिसाइलें मारी गई। ये जाहिर है मिडिल ईस्ट के लिए, यूएई के लिए बड़ी दिक्कत का सबब है। अमेरिका जो इस जंग में शामिल है, वहां तक तो मिसाइलें कोई जा नहीं रही हैं, लेकिन यहां इनको भुगतना पड़ रहा है बुरी तरह। यूएई के फुजैरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में हमला हुआ है। अब इनकी तो रोजी रोटी जाहिर है, ऑयल है, एनर्जी है, गैस है। अगर यहां पर इस तरीके से ताबड़तोड़ हमले होते रहेंगे तो इनकी रीढ़ की हड्डी पर यह चोट है। दुबई एयरपोर्ट के पास हमला किया गया, आपने देखा, मिसाइल हमले से एक की मौत हो गई और उसके बाद वहां एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी, उसको मिसाइल से निशाना बना दिया गया। इराक में अमेरिकी बेस पर 5 ड्रोन और रॉकेट से हमला हुआ। ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को एक मैसेज है कि देखो, अगर तुम अमेरिका के साथ उसकी अमेरिका परस्ती में हमारे खिलाफ खड़े होगे तो इसकी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी। अब यहां जो ये सब हो रहा है, ये क्विकली चेंज कीजिए और दिखाइए कि किस तरीके से पूरे यूएई को, पूरे जीसीसी को भुगतना पड़ रहा है अमेरिका का साथ देने की वजह से। और क्या ये आशीष, हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि यूएई में अब कोई एमिरेट ऐसा नहीं बचा जहां जाकर ईरान की मिसाइलें गिरी नहीं है, ड्रोन हमले हुए नहीं है। पूरा अरब एक तरीके से इसको भुगत रहा है। आने वाले दिनों में क्या अमेरिकी सिक्योरिटी एश्योरेंस काफी होगा? नहीं, जो नहीं है, दिखाई दे रहा है कि वो काफी नहीं है, तो क्या करेंगे ये देश?
ये देश जिस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा रिटालिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही माइनर लेवल पर, ये ठीक से मिलजुल के एक साथ में ईरान के खिलाफ अभी तक मोर्चा खोल नहीं पाए हैं, वरना घेर लेते अभी तक ईरान को। दूसरा, मंशा भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक मुस्लिम ब्रदरहुड वाला एक अंडरलाइन करंट के साथ में ये लगातार चल रहे हैं, और इसीलिए ये सारे के सारे जिन्होंने ईरान को घेर के रखा हुआ है, अगर आप ज्योग्राफिकली और जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से देखें तो, लेकिन ये एक साथ में मिलकर आ नहीं पाए हैं। अमेरिका अपने वजह से कम, और इन सारे जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके ऊपर जितने अटैक हो रहे हैं उस वजह से ज्यादा प्रेशर में है। एक असल में पूर्णिमा नाथ जी, मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं यहां इसी पॉइंट पर। समझा यह जा रहा है कि अब इनके पास कैश 22 सिचुएशन वाला मामला है। अगर ये मान लीजिए ईरान के खिलाफ खुलकर अपने हथियार लेकर मैदान में आ जाते हैं तो समझा जाएगा कि देखो इजराइल की तरफ से लड़ रहे हैं, ज़ायनिस्ट रिजीम के साथ खड़े हुए हैं, ये उनका साथ दे रहे हैं जो हमारे पूरे के पूरे धर्म पर एक तरीके से खतरा है, ये समझा दिया जाएगा। और अगर खुद को सिक्योर नहीं करते हैं तो अमेरिकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला इनके लिए पर्याप्त ही नहीं हो रहा है। आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला क्या है? अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला अब प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद बैक कर रहे चाइना को, यूके को, सारे वेस्टर्न कंट्रीज को आके हेल्प करे। अगर आपने 2 दिन पहले बताया था कि मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, वी आर ऑलरेडी विनिंग, नहीं, कोट एंड कोट वी हैव ऑलरेडी वन, तो फिर आप क्यों बैक कर रहे हो? वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रोटेक्ट करने के लिए और कीपिंग इट ओपन करने के लिए। आप अटैक करने से पहले हॉर्मुज खुला नहीं था, तो आप जाके ऐसे बयानबाजी कर रहे हो कि आप खोलने के लिए आपका हेल्प चाहिए, और ऊपर से आप कॉन्स्टेंटली 1 साल में आपने उनको ह्यूमिलिएट करके रखे हो सारे, लिटरली एवरी सिंगल वर्ल्ड लीडर को आपने जब भी मौका मिला तब आपने उनको इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन के ऊपर ह्यूमिलिएशन, रिडिक्यूल करते रह गए। और आज आपने जाके उनको दिखा रहे हो कि देयर योर एलाई और फो में कोई अपने को भी डिफरेंस रखा कि नहीं रखा? तो आप जाके आप एट द एंड ऑफ द डे ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है ना कि लिटरली अमेरिकन सिक्योरिटी है क्या? और इस सब के बीच में मुझको पूर्णिमा नाथ जी एक बात और याद आ रही है, प्रोफेसर अमिताभ बहुत जल्दी से इसका जवाब चाहूंगा। क्या सऊदी अरब ने भी उधर फोन करके शहबाज शरीफ को याद दिलाया होगा कि तुम पर हमला हम पर हमला और हम पर हमला तुम पर हमला माना जाएगा, ऐसा कोई करार हम दोनों के बीच में हुआ था? वो शायद पाकिस्तानी गलत समझ गए, वो अफगानिस्तान की तरफ उन्होंने पटाखा छोड़ दिया। दिक्कत तो यही है, समझ किनके आए और वो क्या करें, वो किस लिए अम्ब्रेला बना रहे हैं और ये अम्ब्रेला किसके काम आएगा। मैं ये बता दूं दिनेश जी, कुछ दिनों में आप देखेंगे ट्रम्प साहब बोलेंगे एक्शन ओवर, वी आर लिविंग, और वो छोड़ देंगे उनको अपने हालात पर। तो ये जो हालात उत्पन्न हुए हैं उनके लिए, उसके लिए इजराइल जिम्मेवार है। इजरायली बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत मजे कर रहे होंगे कि उनके जो काम है वो इस समय ट्रम्प साहब कर रहे हैं, लेकिन बाकी का जो काम है वो उन पर, अरब्स पर, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर छोड़ के चले। और उस समय जब उनसे पूछा जाएगा कि अचानक बीच में ऐसे हाल में छोड़कर आप इस जगह को कैसे जा सकते हैं, तो ट्रंप जिस मिजाज के आदमी हो कहेंगे मेरी मर्जी, और उससे फिर आप उसके बियॉन्ड कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब जरा देखिए, यहां इजराइल का लारिदानी को मारने का दावा आज सामने आया है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि हमने ईरान के सबसे बड़े सिक्योरिटी ऑफिसर अली लारिजानी को मार दिया है। अली लारिजानी पर एयर स्ट्राइक किया है इजराइल ने कहा। रात भर ईरान में कई ठिकानों पर स्ट्राइक की गई, हमले में अली लारिजानी की मौत हो गई है। यह इजराइल की तरफ से दावा है। इजराइल का लारिजानी के बेटे की मौत का दावा भी है कि सिर्फ लारिजानी नहीं मारे गए हैं, उनका बेटा भी मारा गया है। इजराइल की तरफ से यह दावा, क्या यह सायोप का एक हिस्सा है या इस दावे में दम है? इजराइल कह रहा है तो दुनिया को मान लेना चाहिए। 30 सेकंड आशीष। देखिए, इजराइल का इस तरह से एक क्लेम करना जनरली प्रूफ के साथ में बैक नहीं हुआ, और ये हमने देखा है कि ईरानियंस इस तरह की जो एलिगेशन या फिर एक क्लेम किया जाता है इजराइल या अमेरिका की तरफ से, अगर वो 24-48 घंटे में ये प्रूव कर पाए कि नहीं मारे गए हैं, तब ये बात पूरी तरह से साबित होगी। अदरवाइज 24-48 घंटे तक, ऐसे समय में जब पूरा दोनों साइड क्लेम कर रहे हैं, हमें तब तक नहीं मानना चाहिए। कम से कम 48 घंटे सामने वालों को नहीं, लेकिन दावे के फौरन बाद प्रूफ तो खामेनेई का भी नहीं दिया गया था प्रोफेसर अमिताभ जी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, इजराइल ने अगर कहा है तो वो बिल्कुल सही होगा। खामेनेई के समय भी यही हो रहा था। मैंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल शर्तिया इन्होंने उनको मारा है, यहां भी यही हुआ होगा, वो मारे गए होंगे। लेकिन सर ये भी देखिए ना, इस समय इस तरह के दावे भी जनरल दत्ता ये सब भी तो चल रहे हैं कि उधर वो कह रहे हैं कि हमने नेतन्याहू को निशाना बना दिया।
उधर ये भी कहा जा रहा है कि खामनेई असल में जिंदा हैं, वो एक समय आएगा वो सामने आएंगे। मुस्तफा खामनेई को लेकर भी दो तरह की बातें हो रही कि एकदम सेफ एंड सिक्योर हैं, और दूसरा कह रहे हैं बुरी तरह घायल हैं। ये बहुत सारी चीजें, तो इसमें असल में वॉर फॉग भी है। बिल्कुल, देखिए ऐसा जंग के अंदर दुश्मन की विल टू फाइट को तोड़ने का ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस्तेमाल किया जाता है। इधर बोला भी नेतन्याहू साहब मारे गए हैं, कोई कहता वो इंजर्ड है, कोई कहता बड़े दिन से दिखा नहीं, उनकी 6 उंगलियां दिखाई दी। अभी इनके ऊपर जो बताया गया कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ईरान के मारे गए हैं, आयतुल्लाह खमैनी के बाद जो जंग का पूरा संचालन चला रहा था वो एनएसए के हाथ में आता है, और एनएसए ही था जो अभी तक जो प्लानिंग करके कर रहा था। लेकिन ईरान ने अपनी चेन ऑफ कमांड पहले से तैयार कर रखी है। इनका जो डिप्टी एनएसए है वो इनकी जगह ले लेगा, और अगर जंग मारे गए भी गए हैं तो ये जंग चलती रहेगी। सर, लेकिन ये जो कहा जाता है, मान लीजिए इनके हाथों में एक कमान थी और इन्हीं के ऑर्डर पर चीजें चल रही थी, यही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक तरीके से टर्म नहीं थी लेकिन वो वही थे अपने देश में, अगर वो नहीं है तो क्या वाकई ये जो इंडिपेंडेंट अलग अलग यूनिट्स हैं ये अपने अपने हिसाब से वॉर लड़ लेंगी? क्या ऐसा होता है वॉर में? ये भी मैं समझूंगा ये मोज़ेक डॉक्ट्रिन एक्चुअली इफेक्टिव होती है क्या। लेकिन पहले ये खबर देखिए, इजराइल की सेना का भी दावा, अली लारिजानी मारे गए। इजरायली सेना ने भी ये दावा कर दिया है। मतलब ये इजराइल की तरफ से दावा हो रहा है, मोसाद के जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं, और इजराइल ये दावा कर रहा है कि अली लारिजानी मारे गए हैं। अगली खबर देखिए, इजराइल के दावों के बीच लारिजानी का पत्र सामने आया है। ईरानी नौसैनिकों की मौत पर उन्होंने दुख जताया है। शहीदों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, उन्होंने लिखा है। लारिजानी का एक्स पर पोस्ट भी सामने आ गया है। तो अगर वाकई ऐसा है, अब देखिए अगर लारिजानी इस दुनिया में नहीं है तो उनके नहीं होने की बात को कितने दिनों तक ईरान छिपा सकता है? तो फिर ऐसे में ये पोस्ट आना क्या वाकई ईरान के दावे में दम दिखाता है कि अली लारिजानी हैं और सकुशल हैं? अचल मल्होत्रा साहब, देखिए, मेरे को पैनलिस्ट ने भी बताया कि इस तरह के हालात में ना जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सब महाभारत से परिचित है। एक अश्वत्थामा मारा गया, उसने देखा अब पूरे युद्ध का रुख बदल दिया था जब एक डिक्लेयर किया गया कि अश्वत्थामा मारा गया। एक्चुअली हाथी मारा गया था अश्वत्थामा नाम से, और द्रोणाचार्य हिल गए थे। लारिजानी जो है उनका बहुत ही हार्डलाइनर फेस है, और अगर ये इस बार को बात दोहराया जाएगा कि लारिजानी मारा गया, थोड़ा मॉरल इफेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन पिछले दिनों की चर्चाओं में ये बात निकल के आ रही है कि ये जो आने वाले वक्त में कभी भी इस तरह की लड़ाई हो सकती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ईरान ने अपनी कई लेयर्स ऑफ कमांड पहले से ही तय करके रखी हुई थी। ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि टॉप लीडरशिप मारी जाएगी, ये मरेगा तो ये आएगा, ये मरेगा तो वो आएगा। ये ऑलमोस्ट पहले से तय हो चुका था। अब इंडिविजुअल्स विल नॉट मैटर, मेरा ये समझ है, क्योंकि इंडिविजुअल्स को मारना आसान है, विचारधारा को मारना बहुत मुश्किल है। अभी ये विचारधारा जो है चल रही है, जो शिया मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, सब जो मर्जी नाम दे दीजिए इसको, ये विचारधारा अभी ईरान में कायम है। जैसे आपने शुरुआत में भी अपनी रिपोर्ट में बोला था कि अटैक के बाद ये जनता जो पहले प्रोटेस्ट कर रही थी खिलाफ होगी, क्योंकि इस तरह के हालात में नेशनलिज्म बढ़ के आती है, और रैलिंग अराउंड द फ्लैग जिसे कहते हैं, झंडे के नीचे आना, वो बिल्कुल यहाँ ईरान में हमने देखा। वही लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रिजीम के अगेंस्ट, वही अब रिजीम के साथ है। तो ये देखिए आने वाले दिनों में पता लगेगा अब लारिजानी मारे गए कि बच गए। बट लारिजानी अगर मारे भी गए होंगे तो मुझे लगता है अभी स्टिल इनके पास आगे ये कमांड ये तय नहीं करेगा। लारिजानी का मारा जाना या बच जाना इस युद्ध के रुख को तय नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन अमेरिका को शायद इसका उल्टा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने जंग की शुरुआत ही की थी खामेनेई और उनके विश्वस्त लोगों को एलिमिनेट करने के साथ। और ये कितना उल्टा पड़ गया, जो बात आप कह रहे हैं अपने आप में इस बात को साबित करता है कि अगर लोगों को एलिमिनेट करने से मामला हल होने वाला होता तो खामेनेई को एलिमिनेट करने के बाद तो फिर उनके लिए जंग जीतना आसान हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं ये और दुरू हो गया और मुश्किल हो गया। जंग के बीच में मजबूत हो रही है ईरान की सरकार। यूएस खुफिया एजेंसियों के हवाले से यह दावा है, ईरान में अभी नेतृत्व परिवर्तन संभव नहीं है। आईआरजीसी पर शासन का कंट्रोल खामेनेई के मारे जाने के बाद से और बढ़ गया है। खामेनेई के मारे जाने के बाद से यह कंट्रोल और ज्यादा बढ़ गया है। यह दावा किया जा रहा है कि पहले जो लोग खामेनेई के और उनके शासन के विरोध में थे, वो भी खामेनेई के मारे जाने के बाद अब उनके दिल में भी सिंपैथी आ गई है और वो ये चाहते हैं कि अब यहां पर ये जो जिन लोगों का अटैक हुआ है, जिन लोगों ने अटैक किया, असल में वो लोग यहां
ऑपरेस कर रहे हैं लोगों को और हम लोग सताए हुए लोग हैं। मतलब अब यहां पर भावनाएं बदल गई हैं। अब जरा इसको भी देखिए। इस बीच में आपको यह भी बता दूं, आशीष ये बता रहे हैं कि लगातार टेल अवीव को, होलन को निशाना बनाया जा रहा है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आपके सामने रखूंगा, कैसे इजराइल में लगातार एक के बाद दूसरा, और खास तौर से जब भारत में शाम के 6 बज रहे होते हैं और आप अड़ी देख रहे होते हैं, उस समय अक्सर हमने ये देखा है कि ईरान की तरफ से पता नहीं ये जो फेजेस उन्होंने तय किए हुए हैं अपनी मिसाइलों को छोड़ने के, हमने अक्सर देखा है कि उस समय इजराइल के ऊपर हमले हो रहे होते हैं। ये आज फिर से हमने देखा है। ये संयोग है, ये कोई पैटर्न है, इस पैटर्न के पीछे कोई वजह है, क्या है ये आशीष हमको बताएंगे। लेकिन तब तक विजय, मैं आपके हवाले तस्वीरें कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी इनको तैयार कीजिए ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा सकें खबरों के समेत। लेकिन तब तक आपको जरा ये दिखाता हूं। देखिए, ईरान युद्ध ट्रंप की भयानक भूल समझी जा रही है। खुद ट्रंप ये कहने लगे हैं कि हम तो हैरान रह गए जिस तरीके से काउंटर अटैक हुआ ईरान की तरफ से। बहुत इफिशिएंटली वो ये काम कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुंह से ये बात कहनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि आज अगर वो स्वीकार रहे हैं, अपने इतने बड़े ईगो के बावजूद अगर ये बात स्वीकार रहे हैं कि ईरान इस कदर लड़ेगा, हमको ये मालूम नहीं था, तो फिर वो ये भी स्वीकार रहे हैं जिसको वो कह नहीं रहे हैं कि हम यहां पर आकर फंस गए हैं। CIA सूत्र एक दावा कर रहा है और वॉशिंगटन पोस्ट ने तो इसको अपने यहां कवरेज में जगह भी दी है। ईरान में खामनेई की सत्ता अब और ज्यादा मजबूत हो गई है और ये वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले IRGC के खिलाफ जो गुस्सा दिखाई दे रहा था, खामनेई के खिलाफ जो गुस्सा दिखाई दे रहा था, अब जिसको अचल मल्होत्रा साहब कह रहे हैं रैलिंग अराउंड द फ्लैग, अपने झंडे के साथ खड़ा हो जाना, अब वो नेशनलिज्म लोगों में जाग गया है। वो यहां खामनेई की सरकार नहीं बल्कि ईरान पर हुए हमले के तौर पर इसको देख रहे हैं और अमेरिका विरोधी, इजराइल विरोधी भावनाएं यहां बढ़ रही हैं। खामनेई के विरोध में प्रदर्शन करने वाली जो जनता थी, जो आपको पहले दिखाई दे रही थी ईरान में जब प्रदर्शन हो रहे थे, वो भी अब IRGC के साथ और मौजूदा डिस्पेंसेशन के साथ दिखाई दे रही है। ईरान में राष्ट्रवाद की लहर दिखाई दे रही है और लोग बदला लेने के नारे लगाने लगे हैं। वो लोग जो किसी समय खामनेई के खिलाफ सड़कों पर थे, अब वो अमेरिका के साथ खड़े हुए देशों से बदला लेने की बातें करने लगे हैं। ईरानी सरकार अब और मजबूत हो गई है और सत्ता परिवर्तन की स्थिति तो बिल्कुल, तो अगर एंड गेम आपका रिजीम चेंज था, अगर एंड गोल आप रिजीम चेंज लेकर चल रहे थे, तो वो होता हुआ तो यहां नहीं दिखाई दे रहा है। शीर्ष ईरानी नेतृत्व मतभेद भुलाकर एकजुट हुआ। इसका मतलब यह है पूर्णिमा नाथ जी की अब कैटेगोरिकली अपना गोल पोस्ट बदलना पड़ेगा और बहुत जल्दी अपनी जीत का नगाड़ा खुद बजाकर यहां से निकलना पड़ेगा, वरना फंस गए हैं ट्रंप बुरी तरह। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मुझे जैसे लग रहा है कि वो ईरान लिटरली कह रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मिडिल ईस्ट से निकलो, क्योंकि अगर आप जहां जहां पे अमेरिका का बेसिस है वहां पे टारगेट कर रहे हो, दैट इज योर प्राइमरी टारगेट, तो फिर वहां पे अमेरिका का अब बेसिस रखने का क्या है? अमेरिका के बेस का मतलब क्या है वो भी तो हमें समझना चाहिए ना। जहां जहां पे बेस है, जहां जहां पे आपकी आउटपोस्ट है, वहां पे CIA का भी आउटपोस्ट है। CIA का आउटपोस्ट, इसका मतलब क्या है? आपके मीडिया, आपके आर्ट्स, आपकी स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, सब इंस्टीट्यूशंस हैज बीन इन्फिल्ट्रेटेड बाय अमेरिकन इंटेलिजेंस। तो जहां जहां पे अमेरिकन बेसिस है वहां अगर टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे अगर अमेरिकन ट्रूप ही नहीं रह सकते तो फिर बोरिया बिस्तर उठा के अमेरिका को भागना पड़ेगा। आप ईरान की अभी सिर्फ देखे, चारों तरफ घेर लिया है US बेसिस ने ईरान को, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा वी डोंट नो, बट ये बंद नहीं होने वाला है जंग। और ईरान ने स्पेसिफिकली कह दिया कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से भागो, क्योंकि वो रहने ही नहीं देंगे। उनको स्पेसिफिकली एक सॉलिड सॉल्यूशन चाहिए जो 50 साल से चल रहा है उनके ऊपर। वो अभी सीज फायर करके, अभी कोई फेक डील करके उसको बंद नहीं करेंगे। ईरान इज डेफिनेटली विनिंग। इट्स नॉट, वेस्टर्न मीडिया देख के आपको लगेगा, 2 सेकंड देखोगे तो आपको लगेगा ईरान हैज ऑलरेडी फॉलन, ईरान में कुछ भी बचा नहीं है, लिटरली दे हैव फ्लैटेंड इट आउट। लेकिन दैट इज नॉट द केस। इनकी साइऑप जो है, इनकी जो कैपेबिलिटी ऑफ साइऑप्स है और प्रोपेगेंडा नेक्सस है, दैट इज अमेरिकाज बिगेस्ट एसेट, नॉट देयर मिलिट्री बेसिस। तो ये चलता रहेगा। इस समय तो वो भी काम नहीं आ रहा है। इस समय तो पूर्णिमा नाथ जी वो भी काम नहीं आ रहा है। कम से कम वही काम आ जाता, अगर वो स्ट्रेंथ थी तो वही काम आ जाता।
इस समय तो मतलब किसी भी तरीके से अगर अपना ये एंड गोल अचीव कर पाते तो समझ में आता। यहाँ तो वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि आप रिजीम चेंज के बारे में तो सोचना छोड़ ही दीजिए, अब वो और मजबूत हो गए हैं वहां पर जिनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं। लाइसेंस के बारे में आपने सुना है ना दिनेश जी? प्रेसिडेंट ट्रम्प ब्रैंडन कार लिटरली थ्रेटन कर रहा है न्यूज स्टेशंस को कि ईरान के जो युद्ध चल रहा है उसका कवरेज आपका सही नहीं है तो आपका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे। ये पावर कंसोलिडेशन हो रही है, ये मीडिया को डरा रहे, धमका रहे, अपने साइड ले रहे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मीडिया को डराने धमकाने में भी लगे हुए हैं, पूर्णिमा राज जी बता रही हैं, और ईरानी ठिकानों को चुन चुनकर शिकार बना रहा है अमेरिका। हमला यहां किस तरीके से हो रहा है ईरानी ठिकानों पर, देखिए जरा। मिडिल ईस्ट पर हमले वाले ठिकानों पर अटैक कर रहा है अमेरिका। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह वीडियो जारी किया है, ये वीडियो सेंटकॉम की तरफ से जारी हुआ है। आशीष, ये वीडियो क्या बता रहा है? देखिए, ये एक जस्ट 2-2.25 घंटे पहले यूएस सेंटकॉम ने ये वीडियो ऑफिशियली रिलीज करके बताया है कि वो किस तरह से लगातार टारगेट कर रहे हैं अलग अलग ईरानियन, चाहे वो मिसाइल लॉन्चर्स हो या फिर उनके एयर डिफेंस के जो भी बचे कुछ ठिकाने हैं। और ये दोनों तरफ से चल रहा है। एस भी आपने जैसे अभी अपडेट किया, लगभग 55 मिनट पहले ही ठीक ईरान की तरफ से क्लस्टर म्यूनिशन की 58th वेव, 58वीं वेव लॉन्च की गई है, जिसकी तस्वीरें भी आने सामने शुरू हो गई हैं। और अमेरिका भी दूसरी तरफ से बता रहा है कि वो किस तरह से अलग अलग ईरान के ठिकानों को, चाहे वो बैटरीज हो, चाहे वो उनकी मिसाइल्स हो या फिर उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, उन सबको वो चुन चुन के टारगेट कर रहा है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में ईरान की तरफ से काफी ज्यादा अटैक्स हमें दिखाई दे रहे हैं। 58th वेव, आप देखिए कि 28 फरवरी के बाद से अब तक में 58th वेव का मतलब है लगभग 4 वेव जिसमें सैकड़ों मिसाइलें होती हैं ऑन एन एवरेज पर डे ईरान की तरफ से की जा रही है। 57वीं वेव कल की थी। तो ये दोनों तरफ से लगातार धुआंधार बमबारी चल रही है। यूएस भी रिलीज कर रहा है फुटेज। इजराइल की तरफ पे जो मिसाइलें गिरी हैं, अभी कुछ मिनटों पहले ही इजरायली गवर्नमेंट के एक स्पेसिफिक व्हीकल को, जिसकी तस्वीर भी सामने आ गई है, वो टारगेट में आई है। होलोन पे हुई है, एयरपोर्ट के पास में हुई है, और इस तरह से 4-5 और दूसरे वीडियो आए हैं। ये क्लियरली दिखा रहा है कि वॉर अभी और इंटेंसिफाई हो रहा है। और जैसा ये माना जा रहा था कि ईरान कुछ दिनों में शायद हल्का पड़ जाएगा, असिमेट्रिक चल रहा है, लेकिन हल्का बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। ये सिमेट्रिक जरूर चल रहा है, लेकिन ईरान को हल्के में लेना बहुत गलत हो गया है। और इधर आप देख रहे हैं कि वो जो साथ में यहाँ क्षेत्रीय सहयोगी बनकर खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वो भी सोच रहे हैं कि अब करें तो क्या करें। अमेरिका हमको बचा नहीं पा रहा है और ईरान के अगेंस्ट खड़े होकर हम उनके खिलाफ लड़ते हुए कैसे दिखाई दें। बहुत धन्यवाद आप सभी का।